नमस्कार। इस शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़, जहाँ शौर्य है, सूरवीरता है, कला है और संस्कृति है, इस भूमि पर खड़े होकर के इस पावन भूमि को हम नमन करते हैं, जहाँ कहते हैं कि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की जय बोलते हुए इस नगरी को प्रणाम करते हैं। और आपकी बात, आप क्या पूछना चाहते हैं, कृपया पूछें। कैसा बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव है साहित्य के प्रति? साहित्य में देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या जो आज के युग में हमें दिखाई दे रही है, संस्कारों का हनन हो रहा है, मूलहीनता इस पीढ़ी में आ रही है। एक युवा पीढ़ी पूरी भ्रमित है और उसे यह नहीं पता कि हम कहाँ जाएं। वो केवल बाजारवाद को बढ़ावा देती है। एक युवक पढ़ता है, सपने देखता है और सपने देखता है कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी नौकरी कर सकूं। उसके मन में ये विचार कभी नहीं आता कि मैं 4 लोगों को नौकरी दूं या अपने देश के लिए कुछ करूं। पढ़ लिख कर पढ़ते यहाँ हैं और विदेश के लिए पलायन कर जाते हैं। तो इस पलायन वृत्ति को रोकना ही सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत भी है और साहित्य लेखन भी हमारा लगता है कि इस दिशा की ओर जाना चाहिए। चलने में तो सांस फूलेगी। जी। तो ये जो साहित्य मेला है जी, किस प्रकार का संदेश चित्तौड़ में जाने वाला? आपको क्या लगता है कि चित्तौड़ के जो बच्चे आए हैं जी, क्या सीख प्रेरणा लेते हैं? देखिए, मेरा तो एक मानना है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। यह क्रिया हुई है कि साहित्यिक आयोजन हुआ है। यह आयोजन किसी न किसी रूप में हमारे बच्चों तक भी पहुंचा है, समाज में भी खबर जाएगी, मीडिया के द्वारा भी जाएगी, आप लोगों के द्वारा जाएगी, उन बच्चों के द्वारा जाएगी। अगर इतना समूह है, बच्चों का जो समूह यहाँ था, उन बच्चों से 4 बच्चे 5 बच्चे भी निकल कर आ जाते हैं और उनके मन में एक विचार भी बैठ गया कि ये बीज के रूप में बैठता है, ये प्रतिक्रिया बीज के रूप में उनके दिमाग में बैठेगी, तो साहित्यकार तो जन्म लेंगे ही। साथ ही जो बातें इसके माध्यम से आई हैं, समाज सुधार की भावना तो हर जगह होती, कोई भी साहित्य हो, चाहे व्यंग हो, लेखन हो, कविता हो या कहानी हो, हर का मूल उद्देश्य एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच समाज को देना है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा, उन बच्चों में भी पड़ेगा और बच्चों को पड़ेगा तो पूरी पीढ़ी तैयार होगी। इसका असर आज नहीं दिखाई देगा। ये बच्चे जो गए हैं तो ये 10 साल बाद उभर कर आएंगे। तो निश्चित रूप से साहित्य अपनी जगह लेगा और साहित्य दिशा देगा। जी। और कुछ मेवाड़ के लिए? मेवाड़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के आयोजन हो। और मेवाड़ का नाम सुन के मीराबाई तो हमारे नारी जगत की गौरव हैं, जिन्होंने उस समय, देखिए, 2-3 चीज़ें मीराबाई के विषय में। एक तो बहुत अच्छी कवि थी, लेखक थी, साहित्यकार थी। उस ज़माने में जहाँ महिलाओं को, और इसके और पहले हम जाते हैं, भारत जो है विश्व गुरु रहा है और हम परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं। और विश्व गुरु होने के नाते जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो बहुत सी स्थितियां यहाँ पर रही हैं। शक आए, हूड़ आए, यूनानी आए, पुर्तगाली आए और फिर मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए। तो इन आक्रांताओं ने हमारी वैभव को दबाने की कोशिश की। किसी ने लूटपाट की, किसी ने यहाँ व्यवस्थापन किया, किसी ने धंधा पानी किया, कोई खोज के बहाने से आए, यहाँ आए। जिसको संस्कृति यहाँ पसंद आई वो तो यहाँ रच बस गए, लेकिन जिनको लूटपाट करना थी उन्होंने लूटपाट किया। लेकिन जब औपनिवेशिक ताकत यहाँ पर आई, कहना चाहिए ब्रिटेन का शासन आया, फ्रांसी लोग यहाँ पर आए, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत की मानसिकता बदलने की कोशिश की। और मैकाले जैसा एक व्यक्ति जो आया, उसने एक ऐसा बीज बोया, पूरी शिक्षा पद्धति में ऐसा डाल दिया कि हमारे यहाँ का जो साहित्य, जैसे तक्षशिला जैसे वो जला दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए, नालंदा जैसे, तो हमारे साहित्य को यहाँ के लेकर अनुवाद किया, उसका अध्ययन किया कि भारत की कौन सी चीज़ है। तो भारत की मूल चीज़ था यहाँ का साहित्य, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का गौरव, यहाँ का वैभव, यहाँ की संपन्नता। तो संपन्न धन के माध्यम से लूट के ले गए, साहित्य को चुरा के ले गए, उसका अनुवाद विद्रूप रूप में किया और यहाँ जो बीज बोया कि एक केवल एक क्लर्क पैदा हो और हमारे यहाँ गुलामी करे। और भारत को मानसिक रूप से, राजतंत्र के रूप से तो गुलाम किया ही, मानसिक रूप से भी गुलाम करने की कोशिश की गई और हमारी समूची शिक्षा पद्धति को बदल डाला। और जो उस यहाँ के साहित्य में हमें परोसा गया, तो बच्चे की तो वही है जो पहली कक्षा में उनको पढ़ाया जाएगा, स्कूलों में जो दिया गया बच्चे वही जानते। तो हमारी जो पीढ़ी है अभी हमारी जो चल रही है वो उसी चीज़ को पढ़े, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे विद्यालय स्तर का हो, चाहे महाविद्यालय का, सब में वही पढ़ाया जा रहा है जो मैकाले के द्वारा दी गई थी। अब हमारी कोशिश है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से हम परिचित कराएं और भारत को पुनः परम वैभव की ओर ले जाएं। और इसका हमारा उजास जो है आगामी पीढ़ी में निश्चित रूप से दिखाई देगा। 25 वर्ष के बाद ये निष्कर्ष दिखाई देगा कि हमारा भारत पुनः अपनी गति ले रहा है, पुनः अपने वैभव की ओर लौट रहा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हम समझें, भारतीय वेदांत को समझें, भारतीय उपनिषद वेदों का अध्ययन करें। हमारे रामचरितमानस महाभारत काल के जो
साहित्य, हमारा भक्तिकालीन जो साहित्य है उसको पढ़ें, पठन पाठन में शामिल करें और वहीं से हमारी सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने बताई है और हर बात जो है हृदय में उतारने लायक बात है। किस प्रकार से आपने शिक्षा पद्धति को लेकर बात कही है। वास्तव में बहुत ही लंबे अरसे के बाद, हज़ारों वर्षों के बाद हम पुनः अपने अस्तित्व में लौटे हैं। 712 में बिन कासिम ने हमारे यहाँ आक्रमण किया था और लगभग अकबर के औरंगजेब तक, मतलब लगभग 1000 वर्ष तक मुग़लों का शासन रहा। और यही वह समय था जब हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे यहाँ का साहित्य जला दिया गया, हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। और ये जौहर जो आपके यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये भी उसी का परिणाम है। भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा का मूल कारण वही था कि मुस्लिम आए, उन्होंने महिलाओं को अत्याचार करना शुरू किया, शोषण करना शुरू किया, उठा ले जाते थे। तो उनसे बचने की, चाहे लक्ष्मीबाई ने अपनी देह को समर्पित किया हो, चाहे यहाँ में आपके यहाँ जौहर किया गया हो, यह जौहर भी उसी की परिणति है कि हमारे शरीर को कोई आक्रांताओं के द्वारा हाथ न लगाया जाए, स्पर्श न किया जाए। इसलिए भले ही हम अपने शरीर को समर्पित कर देते हैं, देह जला डालते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आक्रांताओं को नहीं किया जाएगा। भारत की मूल धारणा पर्दा प्रथा की कभी नहीं रही। यहाँ तो नारियाँ गार्गी मैत्री जैसी रही हैं या ऋषिकाएँ जो भी रही हैं। साथ में जैसे मंडन मिश्र की पत्नी न्यायाधीश की भूमिका में थी, उन्होंने पत्नी के साथ शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो हमारे पास तो इतिहास बहुत उज्जवल रहा है। यहाँ पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब मुस्लिम आक्रांताओं की देन है। तो हम इसको, भारतीय परंपरा नहीं है, भारतीय कुरीतियाँ नहीं थी, ये कुरीतियाँ मुस्लिमों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा लाई गई। और उसको बचत करने के लिए, उनसे अपनी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारी हमारी जो, जिसको हम कुरीति शब्द देते हैं, फिर जिसको दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज ने उसको सुधार किया, कुप्रथाओं का उन्मूलन करने की कोशिश की, ये सब उसकी परिणति है आक्रांताओं की। हमारा भारत एक नारियों की, यत्र नार्यन्ते पूजति रमन्ते तत्र देवता वाली पद्धति को मानते थे। स्त्रियों की पूजा होती थी। आपने देखा होगा हमारे राजा रानी एक साथ राज सिंहासन पर बैठते रहे हैं, चाहे रामकाल हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो। तो ये तो भारतीय मनीषा है और भारतीय मनीषा सदैव स्त्रियों का आदर करती रही है। बहुत। मैं डॉक्टर वंदना मिश्र हूँ और रिटायर प्रिंसिपल, पूर्व प्राचार्य रही हूँ। मेरी पीएचडी आपके राजस्थान पर ही है, लोकनाट्य साहित्य पर, और 93 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई थी। मैं लेखन और साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। मेरे 2 कहानी संग्रह क्रमशः अहम सवाल और गड़ई भर चाय। गड़ई भर चाय जो शीर्षक है, बुंदेली शब्द है गड़ई, जो वहाँ गण विशेष का प्रतीक है। वहाँ एक लोटे को गड़ई शब्द कहा जाता था और गण विशेष के लिए वो चलता था, इसलिए वो गड़ई भर चाय। मेरे कविता संग्रह है बहुत कुछ शेष अभी, भर लो तुम आकाश, चलो उजाले की ओर। मेरा समीक्षा ग्रंथ है भारतीय लोकनाट्य साहित्य, राजस्थान साहित्य पर, लोकनाट्य साहित्य पर। और मेरा एक गज़ल संग्रह, 2 कविता संग्रह, 3 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, 1 नाटक मेरा आदमी की खोज प्रकाशित हो चुका है, ये आने वाले हैं। और लगभग देश भर के समस्त पत्र पत्रिकाओं में, मुझे लगता है जितने प्रतिष्ठित पत्र, आपके यहाँ के मधुमती हो या हमारे यहाँ के साक्षात्कार हो या नटरंग हो, छाया नट हो, इस विशिष्ट सभी पत्रिकाओं में, दैनिक भास्कर में, राजस्थान की पत्रिकाओं में, प्रतिश्रुति में मेरी लगभग 5000 रचनाएँ प्रकाशित हैं। मैं समीक्षक और लेखक और साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। मेरी कोशिश है, मेरी लोरियो प्रभाती जी एक लुप्त प्राय विधा हो गई थी, उस पर मेरी जो पुस्तक है सांसों की सरगम, उसको भारत सरकार ने अनुमोदित करके समस्त कार्यालयों के लिए अनुमोदित किया है। और मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं, बहुत कुछ शेष है, कविता संग्रह है, इस पर 3 पुरस्कार, एक हरियाणा से, एक मध्य प्रदेश से मिल चुका है, एक अभी चलो उजाले को, अभी जो नया संग्रह आया है उसको बिहार से अभी अनुमोदन किया गया है। तो इस तरह से सभी रचनाओं को अच्छी चर्चा भी मिली है और सबको सम्मानित भी किया गया है। तो इस सब के लिए मैं समस्त साहित्य जगत का आभार व्यक्त करती हूँ। और जब भी मुझे लगेगा कि कोई लेखन विशेष में मेरी रुचि है, तो विधाओं पर लेखनी तो मेरी चलती। आदमी की खोज मेरा नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ और महाराष्ट्र से छपा हुआ है, एक राजस्थान से है तो एक बिहार से है, तो समस्त देश में भी इनको जगह मिल रही है। तो मैं इससे बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगी, साहित्य से ज़रूर जुड़ें। केवल हमारा व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर पर लेखन पर्याप्त नहीं है, या गूगल को ढूंढ करके हम विकिपीडिया, तो हमें लगता है बहुत कुछ फाल्स सामग्री परोस रहा है। विकिपीडिया की सामग्री पर अगर हम जाते हैं तो मुझे लगता है उस पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टोटल भ्रम है और पूरी युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप तो पुस्तकों से जुड़िए, आप अपने प्राचीन साहित्य को देखिए, पेज पलटिए। जब तक आप पुस्तक से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप यथार्थ की भावभूमि पर खड़े नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें साक्षात
कहते हैं सरस्वती माँ तो नहीं देखा, लेकिन आपको देख के ही ऐसा लगा है कि वास्तव में कहते हैं कि समाज जब सशक्त उन्नत बनेगा, जब मातृशक्ति आगे कदम उठाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने अपने बचपन से लगाकर वो शायद संघर्ष देखे होंगे, कैसे आप पढ़े होंगे, लेकिन उस धारा से आपने निकल के जो आज पद्धति पाई है, आप सरकारी सेवा में भी रहे, इतने साल आपने बच्चों को भी तैयार किया होगा। कुल मिलाकर एक जो समाज समतावादी और समाज की स्थापना करनी है, जैसे आदर्श समाज की स्थापना करनी है, तो उसमें एक बड़ी भूमिका आपकी कहीं न कहीं रही है। और आज भी जिस प्रकार से आपने जो बात बताई है वो कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस दुनिया से चले जाए तो इस दुनिया को हम क्या दे जाएं। बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है। देखिए, संघर्ष दो प्रकार का होता है। एक संघर्ष होता है गरीबी का संघर्ष, लेकिन अमीरी का अभिजात वर्ग का भी अपने आप में संघर्ष है। मैंने वो अभिजात वर्ग का संघर्ष देखा है, जहाँ वो स्थिति थी कि हम लोग बाहर 4 लोगों में नहीं बैठ सकते, 4 लोगों में नहीं जा सकते, लेकिन अभिजात के कारण जो वहाँ भी कुछ बंधन होते हैं। लेकिन इस सब के बाद मैं किसान की बेटी भी हूँ, मैं अधिकारी की बेटी भी हूँ, मैं राजनीतिक की बेटी हूँ। मतलब मेरे परिवार में मेरे पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी बहुत अच्छे किसान थे। वो एक कोई राजनीति में था, मंत्री स्तर तक रहे, और कुछ लोग हमारे अधिकारी वर्ग रहे। तो ये सारा परिवार जो सम्मिलित संयुक्त परिवार था, उस संयुक्त परिवार में जो हमें वातावरण मिला, उन सब के साथ जो कुछ हमें सीखने मिला कि खेत में जब मजदूर काम कर रहा है, जब खेत देखने जाते थे मजदूर काम करते हैं, तो वो सिला बीनते हैं। सिला का मतलब है कि बाल गिर जाती है, उस बाल को बीन कर वो इकट्ठा करते हैं। तो एक उसमें अभिजात वर्ग में एक होती है कि जो बीना हुआ है उसको हम लोग वापस नहीं लेते हैं। तो ये देखा कि उसको किस तरह से बीन के छोटे छोटे बच्चे बीन रहे हैं। उस संघर्ष से मेरी जो एक तीली कहते हैं, तीली जलती, चिंगारी उठती थी, वो साहित्य को जगह देती थी। और मेरा मानना तो यही है कि जब तक हम साहित्य को उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, उस भावना से नहीं देखेंगे, तब तक हम केवल गरीबी हमारा आधार नहीं हो सकते। भले ही उस गरीबी को देख करके हमारे मन में आपके अंदर संवेदना होना चाहिए, और संवेदना है तो आपको वो स्थान आप दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी वार्ता हुई है। आशा है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी, हमारे जितने फॉलोवर्स हैं उनको अच्छी लगेगी। और वास्तव में जीवन में अगर आपको सही बनना है, अच्छा बनना है, आदर्श परिवार बनाना है, आदर्श भारत और समृद्ध भारत बनाना है, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए, और अपने परिवार और अपने कुल और अपने सभी को साथ कैसे लेकर चल सकें, सभी को एक साथ कैसे लेकर चलें, क्योंकि हज़ारों वर्षों का ये संघर्ष रहा है। बड़ी मुश्किल से आज देश आज़ादी को 78 साल हमें हुए हैं, और हम अभी 1 दशक भी हमारा पूरा नहीं हुआ है, फिर भी हमने हज़ारों साल पुरानी सभ्यताओं को नष्ट नहीं होने दिया, मिटने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। चाहे हमारे मंदिर तोड़े, चाहे हमारे ग्रंथ जलाए, भले ही हमारे लोगों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन हमने अपनी दिल के अंदर ठान लिया था कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं मरने देंगे। उसी का उदाहरण है कि आज चित्तौड़ जैसे इस सम्मेलन में, आज इस महोत्सव में, उत्सव में साहित्यकारों की भागीदारी और अपनी जो शब्दों की वाणी और ओजस्वी वाणी से जिस प्रकार से दुनिया को वो बताना चाहते हैं, जाग जाओ, अभी भी समय है, और अपने आप को पहचानो, अच्छे कर्म करो। क्या रखा है सांप्रदायिक बातों में? अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ बनो, नेक बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।